स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। जैसा नमस्कार। कि जैसा कि हर युद्ध का एक प्रारब्ध होता है, हर युद्ध जी। वार्ता की मेज पर समाप्त होता है या थमता है। सुनते हैं कि युद्ध किए ही इसलिए जाते हैं ताकि वार्ता की मेज पर हम लोग पहुंच जाएं। हालांकि ये जी। युद्ध बहुत विनाशकारी था और इसका प्रभाव, अगर ये युद्ध रुक गया है, अगर बहुत बड़ा अगर है, ये मैं इसको रेखांकित करके रहा हूं, अगर ये युद्ध रुक गया है तब भी इसका जो विनाशकारी प्रभाव है वो लंबे अरसे तक जारी रहेगा और सबसे ज्यादा भारत जैसा देश ही इस विनाशकारी प्रभाव को झेलेगा और दूसरे देशों की भी बड़ी दुर्गति हुई है। जी। तो पहले चक्र में पहला चरण पूरा हो गया है। इस पहले चरण में क्या उपलब्धि हुई, नकारात्मक या सकारात्मक, आपकी दृष्टि क्या कहती एक तो ये उपलब्धि हुई कि ईरान और अमेरिका आमने सामने ऑफिशियली बैठे। है? प्रॉक्सी तौर पर और अदृश्य तौर पर तो वो पहले भी बात कर चुके थे, जी। लेकिन तब बातें हल होते हुए भी हल नहीं हुई थी। हम्म। हल अभी भी नहीं हुई हैं, लेकिन अब ये साबित हो गया है हम्म। कि ईरान के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। जी। बात आपने की, बात हम्म। किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, फिर जी। बात करनी पड़ेगी। हम्म। बाकी जो परिस्थितियां हैं उसमें 28 तारीख को सुबह युद्ध शुरू करने से पहले फरवरी में हाँ। 27 तारीख की रात में ईरान जहां था, हम्म। आज जब इस अप्रैल में हम इस वार्ता के बारे में बात कर रहे हैं तो ईरान उससे बेहतर पोजीशन में है। हम्म। तब उसके पास अपना देश था, खमनेई साहब उसके नेता थे, हम्म। सेना थी, जनता थी, समस्याएं थी हम्म। और एक शंका थी कि अमेरिका उसको बड़े आराम से 1 हफ्ते में 4 दिन में विजिट कर लेगा। हम्म। आज ये साबित है कि ऐसा अमेरिका नहीं कर सकता। हम्म। अमेरिका और इजराइल मिलके सिर्फ उसके कुछ नेताओं को मार सकते हैं, अधिकारियों को मार सकते हैं, हम्म। जनरलों को मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं, कुछ बिल्डिंगों को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे घुटनों पे नहीं ला सकते। हम्म। और ये सब करने में उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। प्लस ईरान के पास अब होर्मुज आ गया है, एक लेवरेज आ गया है। जो पहले नहीं था। ये प्लस आ गया है जी। और ईरान ने पहले तो सोचा भी नहीं होगा ईरान ने कि इस युद्ध के कारण उसके पास एक तीसरा अस्त्र आ जाएगा, होर्मुज। ईरान ने तो सोचा था, दुनिया ने नहीं सोचा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ईरान तो बहुत सोच समझ के अपना जो भी कर रहा है। हम्म। दुनिया को ये अंदेशा नहीं था, न उम्मीद थी कि ईरान अपने चारों तरफ फैले जीसीसी के देशों में जो इजराइल और अमेरिका के लिए उसके विरुद्ध सैनिक अड्डों में बदले हुए हैं, उन सबको तबाह करने में एक हद तक सफल होगा। बहुत से मामलों में सांकेतिक और बहुत से मामलों में निर्णायक। और दूसरा कि ईरान ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा इस युद्ध को कि उससे बैठ के आमने सामने अमेरिका को बात करनी पड़ेगी, खुद पहल करके। ये जो चीजें हैं ये ईरान के पक्ष में गई। इजराइल अमेरिका के पक्ष में ये है कि हाँ, वो अपनी ओर से आंकड़े गिन सकते हैं कि उन्होंने मिसाइल की जो उनके पास क्षमता है वो 70% कम कर दी, कोई 90% कह सकता है, कोई 60% कह सकता है, कोई कहेगा ड्रोन कैपेसिटी हमने खत्म कर दी, कोई कहेगा हमने उनकी सैनिक सामर्थ्य खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, वायुसेना खत्म कर दी। ये सब अमेरिका कह सकता है, लेकिन हासिल क्या है? हासिल ईरान के पास है, अमेरिका और इसराइल के पास हासिल नहीं है। क्योंकि जो वो हासिल करने आए थे वो था रिजीम चेंज। रिजीम और सुदृढ़ हो गई है, और मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि उसके साथ आपको टेबल लगा के आमने सामने बात करनी पड़ रही है ऑफिशियली। अमेरिका जैसे महाबली देश का, जिसकी इकोनॉमी ईरान से 30-40 गुनी बड़ी है, उसका वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, इनका विदेश मंत्री और संसद का चीफ आया हुआ है, तो बात करनी पड़ रही है। बात नहीं तय हो पा रही है तो ये भी बताना पड़ रहा है। फिर बात करेंगे, इसकी संभावना के बीच छोड़ के अगली यात्रा कर रहे हैं। ये है इस पूरे दौर की उपलब्धि। और ये भी कि ईरान इस 40-42 दिनों में अब उसमें वो स्थिति आ गई है कि पिछली वार्ताओं में जहां उसने हर चीज स्वीकार कर ली थी अमेरिका की, और उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमला किया, इस बार उसने
जैसे बयान आए उनके अनुसार उसने किसी भी इस तरह के आग्रह को जरा भी स्वीकार नहीं किया। इस वार्ता की शुरुआत में अमेरिका की ओर से आए उन्हीं सब आग्रहों को जिनको उसने पहले प्रॉक्सियों से स्वीकार कर लिया था युद्ध से पहले, इस बार उसने उनमें से किसी भी शर्त को नहीं माना। ये सब चीजें हैं जो तथ्य के तौर पर हमारे समक्ष हैं, और इससे एक ही चीज समझ में आती है कि सिवाय एक चीज के, अगर अमेरिका और इजराइल पागल हो जाएं और वो न्यूक कर दें ईरान को, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिसमें सिवाय टेबल लगा के बात की जाए, वरना वो जो करेंगे उसका प्रतिकार करने की क्षमता ईरान ने साबित कर दी है 42 दिन। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। और जिस वार्ता में अगर आई दोनों पक्षों की आप टीमों को भी गौर करें, उसी से पता चल जाता है कि ईरान का स्तर क्या है और अमेरिका का स्तर क्या है। अमेरिका ने जो लोग भेजे थे उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप की तरह रियल एस्टेट बिजनेसमैन था, एक जो ट्रंप का दामाद था वो पेशे से वकील था, और एक फौजी जनरल भेजा था उन्होंने। और ईरान ने किनको भेजा था? ईरान ने जिनको भेजा था, जिस दल को भेजा था, उसमें 4 पीएचडी थे, कई दशक का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस था उनको, और ईरान के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोग थे वो। आप इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका में राजनीति की और वहाँ का जो प्रशासन है इस वक्त, उसके स्तर और गुणवत्ता की हालत क्या है। फिर भी अमेरिकन को मैं कह सकता हूं, और सब लोग मानेंगे, उनको डिप्लोमेसी का बड़ा जबरदस्त अनुभव है। उनके पास बड़ी जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को चला रहे हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, उसके पहले भी बहुत मजबूत देश था, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। तो अभी भी अमेरिका अपने आप को संभाल सकता है, अपनी गलतियों थोड़ा आत्म ऊहापोह कर सकता है कि भाई ये हमसे गलतियां हुई और उससे कैसे निकला जाए। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अमेरिका की जो अप्रोच थी वो थी भी दरअसल इसी तरह की कि बिना स्वीकार किए हुए मुंह से डींगे भले ही मारते रहें, लेकिन किसी तरीके से कुछ बचाया जाए, अपनी इज्जत, जितनी इज्जत बच सकती है उतनी इज्जत बचे। क्योंकि कम से कम जेडी वेंस की ये थी प्रवृत्ति, जो उन्होंने वहां पे जाकर एक 2-3 मिनट का वक्तव्य दिया है अपना, वापस लौट कर जो वक्तव्य दिया है, उससे भी ये दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब तो आपको क्या लगता है कि युद्ध अभी शुरू हो जाएगा या अभी इसी तरीके से युद्ध रुका रहेगा और एक दूसरे से बातचीत होती रहेगी, भले ही टेबल कुर्सी मेज पे बैठ के ना हो, लेकिन उस तरीके से वार्ता के बारे में वार्ता होती रहेगी? देखिए, अभी तो जो हुआ है इस पर मंथन होगा, साथ साथ कुछ कलाकारियां भी होती रहती हैं। कल ही ऐसा हुआ कि 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने होर्मुज खोलने के लिए भेजे थे। जब वार्ता चल रही थी उस समय 2 डिस्ट्रॉयर उनके होर्मुज की ओर बढ़ रहे थे, तो ईरान से केबल मैसेज आया कि 30 मिनट के भीतर इनको हम उड़ा देंगे, वार्ता या फेल हो चाहे पास हो। और उस केबल मैसेज ने फिर ट्रंप का डिटेल आया कि उन्होंने उसको वापस किया। हालांकि सेंटकॉम से बयान दूसरी तरह का उन्होंने दिया, लेकिन सारे अमेरिकन प्रेस ने और पश्चिमी प्रेस ने उनका रूट उटाज तो हर चीज अंतरिक्ष से देख ली जाती है, कब जहाज कहां तक पहुंचा और कहां से वापस घूमा, वो सब छाप दिया सारी दुनिया ने। और उससे साबित हुआ कि ईरान की सैनिक क्षमताएं, उनके बारे में अमेरिका को कम से कम कोई शक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की चालबाजियां भी होती रहेंगी पश्चिम से। और नंबर 3 की बात कि टेबल पे भी लोग बैठे थे और अभी बात पूरी नहीं हुई है, तो फिर बात करना पड़ेगी, उसके लिए भूमिकाएं बनेंगी, बयानबाजी होगी, इस बीच गर्म ठंड होगा। समस्या इजराइल को बहुत ज्यादा है और इजराइल से ज्यादा उनके नेता नेतन्याहू को है। 9 अप्रैल से उनके खिलाफ एक ट्रायल चल रहा है। एक्चुअली 2019 में फैसला हो गया था, 2020 से ट्रायल चल रहा है। 3 मामले हैं, उसमें उनकी पत्नी भी शामिल है। वो सब घूसखोरी, अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी मीडिया ग्रुप को अपने लिए प्रचार में इस्तेमाल करने, किसी व्यवसायी को फायदा उठाने के लिए नियम वगैरह बदलने, इस तरह के आरोप हैं। इन आरोपों पर पश्चिम में सजाएं होती हैं, जेल काटना पड़ता है।
इजराइल उस लिहाज से एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो वहां ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कार्यरत रहते हुए मुकदमा चल रहा है। नेतन्याहू उसके दबाव में है, क्योंकि ये मुकदमा अगर खत्म होता है और इसमें फैसला आता है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। और युद्ध चलते समय नेतन्याहू को एक वहां के कानून में पार्डन मिला रहता है। तो युद्ध चलाना उनकी एक इस तरह की भी जरूरत है। तो नेतन्याहू ही इस युद्ध में ले आए। अब तो वो वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह ने वो मीटिंग के डिटेल्स वगैरह सब छाप दिए हैं जी। जो जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ था युद्ध का और उसमें कैसे हुआ और नेतन्याहू ने क्या पेश किया था, उसमें वही रिजीम चेंज का प्लान पेश किया था कि ये हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं ये वॉच रखे हुए हैं, ये कहाँ बैठते हैं कहाँ उठते हैं सब हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हम जाएंगे और खटाखट पहले इन लोगों को मार देंगे। उसके बाद ये बताया इन शहरों में ये ग्रुप जो है हमारे कॉन्टेक्ट में है जो विद्रोह करने को तैयार बैठे हैं। कुर्दों के जरिए हथियार अमेरिका ने पहले भेज दिए थे, वो कुर्द वहां से विद्रोह, वो सब पूरी योजना उन्होंने उस मीटिंग में बताई थी नेतन्याहू ने, जिसका जेडी वेंस और कई लोगों ने विरोध किया था, इवन सीआईए के प्रमुख ने विरोध किया था। लेकिन चूंकि ट्रंप अज्ञात कारणों से उस समय उस मीटिंग में नेतन्याहू से सहमत होने के लिए बैठे थे, इसलिए वो उससे सहमत हो गए और अगले दिन हमला हो गया। तो वो सब चीजें छप चुकी हैं। तो ये पता लगता है कि इन राष्ट्रपति का उपयोग युद्ध जो है नेतन्याहू के लिए ज्यादा जरूरी है, ट्रंप की मजबूरी है। अब कौन सी मजबूरी है, ये ट्रंप और नेतन्याहू के बीच है, हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि और कोई राष्ट्रपति अपनी राजनीतिक साख को इस तरह से दांव पर लगाकर खतरा नहीं उठा सकता जैसा उनकी पार्टी अब यह समझ रही है कि ट्रंप के इस एडवेंचर से हम लोग मध्यावधि चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होंगे हारने जा रहे हैं। तो वो दो तरह के दबाव के बीच ट्रंप झूल रहे हैं, लेकिन वो इसमें कुछ जैसा उन्होंने ऐलान कर दिया कल कि हम जीत चुके हैं युद्ध। वो चाहते कि अगर लोग मान ले अमेरिका के कि वो युद्ध जीत चुके हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जानते हैं कि ये कहने के बावजूद कि वो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें बार बार जो है कसरत करनी पड़ रही है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है संवर्धित यूरेनियम का जी। अच्छा, तो जाहिर है कि ईरान के पास एक बड़ी मात्रा में ऐसा संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित उसने कर लिया है जी। और हम ये भी जानते हैं कि नागरिक उपयोग के लिए यूरेनियम केवल 3.8% या 4% तक ही संवर्धित करना जरूरी होता है। आपने अगर 60% तक संवर्धित कर लिया, इसका मतलब है कि अगली में आप 90% तक पहुंच जाएंगे और उससे आप एटम बम बना लेंगे जी। तो ये शक लोगों का बिल्कुल सही है कि आप दरअसल एटम बम बनाना चाहते थे। बावजूद इसके कि जो आयतुल्ला खुमैनी थे और उसके बाद अली खामनेई थे, उन दोनों ने कहा था कि हमारा जो धार्मिक प्रोटोकॉल है, हमारा जो मजहबी संहिता है, वो हमें एटम बम बनाने की इजाजत नहीं देती, इसलिए हम एटम बम कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कि डिटरेंस के मकसद से एक तरह की कि हमारे पास भी एटम बम हो सकता है कभी भी, हम एक 60% तक यूरेनियम संवर्धित करके रख लें, मतलब तो अमेरिका को इस बात पे शायद अड़ना ही होगा कि वो जो 60% तक आपने संवर्धित किया है ये आप हमें सौंप दीजिए। इन दो बातों पर अमेरिका अड़ेगा ही अड़ेगा। एक पूरी बात करूं इसमें। हाँ, प्लीज। कि वो अच्छा, अब ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका को वो नहीं सौंपेगा। ये तो ईरान ने मान लिया कि हमारे पास 60% है, सब लोग जानते हैं और रखा हुआ है, और काफी कोशिश करने के बाद अमेरिका को नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो नहीं सौंपेगा। तो ये भी समझो, एक बात आगे निकल सकती है कि ईरान अंततः उस यूरेनियम को किसी अपने मित्र देश को सौंप दे, ऐसे देश को सौंप दे जिससे उसको कोई खतरा नहीं है, जिसके साथ कोई उसकी राजनीतिक प्रतियोगिता नहीं है। वो देश रूस भी हो सकता है और वो देश चीन भी हो सकता है। और अगर भारत ये मध्यस्थता करा रहा होता तो बड़े आराम से वो भारत को सौंप देता, लेकिन भारत ने तो अपना नाम लिस्ट में से कटवा लिया। मोदी जी ने जो शुरू में डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर इजराइल की यात्रा की और ईरान के पलटवार का, ईरान के बचाव में उसकी निंदा भी कर दी इन्होंने, तो इन्होंने अपना नाम उसमें से कटवा लिया। तो हो सकता है कि ईरान हो, तो ये पूरा मामला जो है किस तरह प्ले आउट होगा शीतल जी?
देखिए, अभी ईरान इस पर तैयार होगा कि नहीं, ये भी हमें नहीं पता। ईरान में अब वो नेतृत्व नहीं बचा है। जो नेतृत्व है, इसने आने के बाद जो बात कही थी, वो बातें तो इसमें अब इस धारणा का खंडन करती है। ईरान कहेगा कि आप हम पे विश्वास करिए, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन ईरान बनाएगा। अब हमें पूरी शंका है कि ईरान जो है अब बम बनाएगा, या बना चुका होगा या बना रहा होगा, क्योंकि ये बताया गया था, खुद हमने नहीं बताया, इजराइल का कहना था कि 10 दिन दूर है, 20 दिन दूर है, फलाना दूर है, हमें नहीं पता, दुनिया को नहीं पता। ये इजराइल ने कहा था, उसके पास ये था कि हमारे जासूसों ने बताया है और हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता किया है और इससे किया है, उससे किया है। तो ये इजराइल, अगर ये 10 दिन 20 दिन दूर था तो वो दिन इस युद्ध में बीत गए हैं और उनकी व्यवस्था सुरक्षित थी। वो तो नीचे रिसर्च लैब में बनना था, वहां बन रहा होगा। अब सिर्फ ये बचा है कि उसका परीक्षण हो जाए। जैसे भारत, ये दुनिया में सभी देशों ने अपने को सार्वभौम बनाने के लिए किया है। भारत ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, चीन ने किया है, रूस ने जवाब में सोवियत संघ के रूप में किया है, उत्तर कोरिया ने कर लिया है। तो बहुत सारे देशों ने ये काम कर लिया है, और जब वो करते हैं तो कोई स्वीकार नहीं करते। हमने भी किसी को नहीं बताया था, सब ऐसा करते हैं। हर देश ऐसा ही करेगा, करते ही नहीं है, ऐसा ही करेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो कुछ और कहते हैं। और ये जब ईरान के पास ये नॉलेज है, वो उस यूरेनियम को हटा भी दे, तब भी क्या गारंटी है कि वो कोई उसका छोटा फॉर्मेट या कोई नई चीज या उस तरह की चीजें नहीं बनाएगा, जब उसको ज्ञान है, एक नॉलेज उसके पास है और खतरा उसके सिर पे है, जरूरत उसकी है। तो वो ये चीज हमेशा बनी रहेगी, चाहे जिस तरह से समझौता हो जाए, चाहे जो जांच एजेंसी बैठ जाए, ये चीज हमेशा रहेगी कि वो कभी न कभी बम बनाएगा ईरान। अब मैं इस मुद्दे को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं शीतल जी। परीक्षण कब करेगा ये हमें नहीं पता। हाँ, वो अलग बात है। और हमें ये भी नहीं पता कि कहीं उसने बना तो नहीं लिया, ये भी हम नहीं जानते। वी आर नॉट प्राइवी। जी, इस मुद्दे को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। जब जब नए शासक मुश्तबा खामनेई ने अपना पहला संदेश दिया था, तो उस पहले संदेश में एक पॉइंट ये भी था उसके अंदर कि हमें डिटरेंस का अधिकार है, यानी हमें दूसरे के जो एटॉमिक जो है, परमाणु खतरा है, उसको कैंसिल आउट करने का, उसको प्रतिसंतुलित करने का हमें अधिकार है। और अभी तक हम ये कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन अब हमें एटॉमिक बम नियुक्त करने का, एटॉमिक बम तैनात करने का अधिकार है। ये हमारे इस अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। जो दूसरों के पास है तो हम भी रख सकते हैं। अच्छा, उससे ये अंदेशा निकला था कि या तो इन्होंने एटम बम बना लिया है, या ये एटम बम बनाने के केवल बित्ता भर दूर हैं, उससे बिल्कुल नजदीक हैं, या इन्हें रूस या चीन ने एहतियातन एक एटम बम दे दिया है कि ये आप रखिए, ताकि अच्छा, रूस और चीन के लिहाज से मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को और सऊदी अरब के प्रभाव को और इजरायली प्रभाव को कैंसिल आउट करने के लिए जरूरी है कि ईरान एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बना रहे। रूस और चीन की राजनीति के लिहाज से उनके लिए ये आवश्यक है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि ये अब ईरान एटमी ताकत से संपन्न देश बनने ही वाला है। किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, ये हम लोगों के पास दूर ज्यादा समझ निकट भविष्य में ये स्पष्ट हो जाएगा। और एक बार जब तय हो गया कि ईरान के पास एटम बम है, तो ईरान के ऊपर हमला ना हो, इसकी भी गारंटी तभी है जब उसके पास एटम बम रहेगा, वरना उसके ऊपर हमला होता रहेगा। जी, एक्चुअली एटम बम भी इसकी गारंटी नहीं है, पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत ने उस पर हमला किया। लेकिन ये जिसके पास होता है उसको एक ढाढ़स रहता है कि मेरे पास है और मैं इसको मार दूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान के पास बम है, ये खबर अभी बहुत बाद में आएगी। अभी जो थिएटर है उसमें दूसरी चीजें होंगी। अभी होर्मुज वाला मामला जो है सबसे बड़ा मामला रहेगा, क्योंकि इस मामले में सारा यूरोप और एशिया के सारे बड़ी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जापान, साउथ कोरिया, चीन, भारत, आपका ये ताइवान, सिंगापुर, ये सब इसमें फंसे हुए। ये होर्मुज की खाड़ी नहीं खुलेगी तो सबकी खाड़ी बंद है। सबके कारखाने, कल कारखाने
प्रभावित हैं, अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हैं, बहुत संकट में है सब। खाद नहीं मिलेगी, बहुत तरह के संकट। इसलिए दुनिया का सारा प्रेशर अमेरिका पे पड़ रहा है कि आपकी वजह से बंद हो गया। जो इतने इस तरह से नहीं कह पा रहा है जैसे भारत, या नहीं कह रहा है, उसका भी अनकहा ही पहुंच जा रहा है वहां सामने वाले को, और बाकी सब तो कह रहे हैं। अभी आप मेरी तो समझ से परे हो गया कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इजराइल को, जिस तरह से उन्होंने वो एक वीडियो क्लिप लगा के जिसमें एक बच्चे को, फिलिस्तीनी बच्चे को कई मंजिल के घर से इजरायली सैनिक फेंक रहे हैं, और उसने क्या लिखा है उस पर। तो दक्षिण कोरिया जैसे देश जो पूरी तरह से अमेरिका की जेब में है, जहां अमेरिकी सेना पड़ी हुई है, जिसको लेकर उनके समाज में हमेशा एक परेशानी रहती है, जापान में ये सब इनके स्वर, जापान में भारी प्रदर्शन हुए हैं। जापान में इजराइल के खिलाफ और इस युद्ध के खिलाफ भारी प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री दक्षिणपंथी हैं और वो थोड़ा सा उन्होंने गोलमोल वाली बातें की थी, तो जनता सड़क पे आ गई। स्पेन को तो आप देख ही रहे हैं कि एकदम उठ के खड़ा हो गया है, और उसकी वजह से यूरोप पूरा खड़ा है। फ्रांस वगैरह अपना अलग स्टैंड ले लिए हैं, लेकिन होर्मुज सबको चाहिए। इसलिए होर्मुज का हल होगा ये इस बातचीत में, जब भी ये बातचीत कहीं सिरे पे पहुंचेगी, तो अब इसमें सिर्फ एक ही हल होगा, वो होगा होर्मुज का। दूसरा होगा कि लेबनान वगैरह से इजराइल को भी समझौता करना पड़ेगा, किसी न किसी स्तर का युद्ध न करने का, वरना ये सुलह नहीं होगी। और बाकी सारी चीजें जो आज अमेरिका की ओर से पेश की जा रही हैं, इस पे और किसी को नहीं, अमेरिका को ही आज नहीं तो कल शब्द बदल के, वाक्य बदल के, भाषा बदल के, कपड़े बदल के एक डिस्कशन पॉइंट पे आना ही होगा। और वो होगा कि होर्मुज खुल गया, इसको वो लोग अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बेचेंगे, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत सी चीजें कंसीड करनी पड़ेंगी ईरान को। और ईरान जहां था, मैंने जैसा बताया 27 फरवरी को, उससे हमेशा ही हर डिस्कशन के एंड पे बेहतर स्थिति में होगा। अच्छा, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि अब होर्मुज की स्थिति पहले जैसी नहीं हो सकती, कोई ना कोई नया बंदोबस्त होना होगा, और उस नए बंदोबस्त में ईरान की भूमिका होगी। ईरान ने खुद ही प्रस्तावित कर दिया है कि इसमें ओमान की भी भूमिका होगी। तो भाई आखिरकार एक समुद्री है, हाँ, क्योंकि समुद्री जो बंटवारा है उसमें ईरान और ओमान ही है जी। हाँ, ओमान ही है। अच्छा, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप एक दो बार पहले भी कह चुके हैं, और फिर उन्होंने कहा है कि भाई इसमें अमेरिका और ईरान मिलकर करेंगे उसको नियंत्रित। अमेरिका और ईरान मिली जुली एक ठेकेदारी उसकी ले लें नियंत्रित करने वाली। इसका मतलब ये बात तो उन्होंने खुद ही मान ली है कि पहले ऐसा नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो भी नियंत्रण हो उसमें हमारी भी भागीदारी हो जाए, तो हमारी भी नाक बच जाए। ट्रंप बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जिनका सर पैर नहीं होता जी। इस तरह की दरोगई में कोई समझौता नहीं होगा कि ईरान अमेरिका मिलके वहां टैक्स वसूलेंगे, ऐसा न कुछ होगा, न कोई ऐसा होने देगा। वहां ईरान और ओमान वसूलेंगे कि नहीं, बस यही तय होगा। या तो वो वसूलेंगे या मान जाएंगे नहीं वसूलेंगे, बाकी उसमें अमेरिका घुस पाएगा, मुझे इसकी कोई जरा दूर दूर तक कोई वो नहीं नजर आती। वो सिर्फ ये होगा कि जो इनके पैसे वैसे फंसे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन वगैरह जो लगी हुई हैं, इन सब चीजों पर कोई समझौता होगा। और शायद हो सकता है कि चीन वगैरह के प्रभाव में यूरेनियम वाले मामले पर कोई ऐसी बीच की लाइन तय हो जाए, जैसा आपने कहा कि वो रूस में रख दिया जाए, चीन में रख दिया जाए, या वो कुछ वादा कर दें कि आप आइए जांच कर लीजिए, हम ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। इस तरह का एक फेस सेविंग हो सकता है। लेकिन वो चाहे उसको उठा के रूस में रख दें या चीन में रख दें, कोई समझौता कर लें, लेकिन बम बनाएंगे जरूर, और बम किसी दिन हमारे आपके सबके सामने प्रस्तुत हो जाएगा जब वो परीक्षण करेंगे। अच्छा, एक खबर ये भी है कि CIA ने जो अपना नया ईरान के बारे में डोजिए बनाया है, उस डोजिए में उसने लिखा है कि ईरान के पास जाने कितने हजार बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इस वक्त। तो ये तो चूंकि CIA ने सूचना दी है, तो अमेरिका का जो नेतृत्व है उसकी पर विश्वास करेगा ही कि तो वो इतने हजार बैलिस्टिक मिसाइल जिस देश के पास हैं, उस देश के साथ में, और वो ऐसी जगह रखी हुई हैं, अमेरिका को तजुर्बा हो ही गया है कि वो कितने भी बंकर बस्टर बम डालें, वहां तक उनके बम की मार नहीं पहुंचती है।
है। मुझे एक मेजर जनरल मोर ने उनके साथ एक चर्चा में उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने भी भारत में टनल्स बना रखी हैं, चीज़ें हर देश टनल बनाता है, लेकिन ईरान ने जो टनल बनाई हैं वो सबसे अलग तरह की हैं। वो 200 मीटर से भी ज़्यादा नीचे हैं टनल। करेक्ट, हाँ, हाँ, करेक्ट। वहाँ तक कुछ पहुँचता ही नहीं है, कितना भी आप ऊपर नहीं, तबाही ये करते रहें। उसका एक और उसको भौगोलिक सुविधा मिली हुई है ईरान को, हुँ, हुँ, कि वो बहुत सारा इलाका उनका पहाड़ी है। हुँ। उन्होंने जो टनल बनाई है, एक तो पहले पहाड़ है 200 मीटर, 300 मीटर का, पहाड़ों के नीचे उसके बनाई है। नीचे फिर 200 मीटर उन्होंने खोद दिया है। हाँ, तो आप 500 मीटर कैसे छेद पाएँगे? अभी वो बम बने नहीं हैं। हाँ, वो बम बने नहीं। और फिर वो पूरी पहाड़ी में कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उन्होंने तो नीचे रेल-वेल बिछा ली है। हाँ, रेलवे उनके भी। विभिन्न जगहों पे टनल्स के बीच रेल चलती हैं, जिसमें वो फैक्ट्री पूरी चलाते हैं और ये सब करते हैं। वो सब चीज़ें तो आ गई हैं। दूसरे वो पढ़े-लिखे लोग हैं। अभी हुँ, एक पुल का उनके डिटेल आ रहा था, रेलवे पुल को इज़राइल ने उड़ा दिया था। हुँ, 2 दिन बाद उन्होंने उसको ठीक करके उसपे रेल चला दी। हुँ। तो जिन-जिन चीज़ों को इन्होंने नष्ट किया है, उन चीज़ों को वो रिपेयर भी करते जा रहे हैं। ये नहीं है कि नष्ट कर दिया तो वैसे पड़ी हुई है, टूटा हुआ है और वो खत्म हो गया है देश, ऐसा नहीं है। तो हमारी उनका आपकी सब जी, चल रहा है। तो हमारी आपकी इस चर्चा का लब्बो-लुभाव ये निकलता है कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जो दूरी थी, उसकी क्षमताओं से उसके उनके हाथ से बाहर निकल गया है। और 41 दिन के युद्ध के बाद ये वार्ता हुई है, इससे और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया है। और अब दोबारा युद्ध को छेड़ने यानी ईरान के ऊपर दोबारा हमला करने से पहले अमेरिका और इज़राइल को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और ईरान बम बना के मारेगा, चाहे आप उसका यूरेनियम उसके पास रहने दें, चाहे उसका यूरेनियम उससे ले लें या कहीं उससे रखवा दें, वो बम तो बनने ही वाला है। अंततः इनको ये सब समझौते करने पड़ेंगे कि उसकी कतर में जो उसका पैसा जाम है, ईरान के जो बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रीज़ पड़े हुए हैं, उन सबको भी इनको हटाना वापस करना पड़ेगा और ईरान की बहुत सी बातें इन्हें माननी पड़ेंगी और होर्मुज़ पर अब पहले ऐसा नहीं हो पाएगा, ईरान और ओमान ही होर्मुज़ के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। यानी खाड़ी युद्ध ने इतिहास बना दिया है और वो इतिहास बनाया है, जो कि अमेरिका के पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सम अप किया, अब इसमें कुछ कहने को इससे अतिरिक्त नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया शीतल जी। हम नहीं, लोग धन्यवाद आपका। लगातार इस विषय पे देखते रहेंगे और हाँ, जैसे ही पहला मौका मिलेगा हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। ज़रूर। नमस्कार। नमस्कार।